अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी डॉक्टर उमर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर उमर टॉकीज़। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो गाइस आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी किसी लड़का और लड़की की शादी होती है तो उसके घर वाले बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ठीक 9 महीने के बाद उनके यहाँ किसी बेबी बॉय या बेबी गर्ल की आमद होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि 1 साल गुजरने के बाद भी ऐसी खुशखबरी उनको नहीं सुनने को मिलती। तो इसको हम सादा लफ्ज़ों में भांजपन कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सो बेसिकली इनफर्टिलिटी क्या है, मैं ये अभी आपको बताता हूँ कि इनफर्टिलिटी या बांझपन में ये होता है कि जब भी कोई पार्टनर यानी कि फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही 1 साल की मेहनत करने के बावजूद, तो हम उनको कहते हैं कि ये बांझपन का शिकार है। तो इसका कोई ख़ास सिम्टोमेटिकली कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसके जो मेन काजेज़ हैं वो डिपेंड करते हैं। इनमें दोनों काजेज़ हो सकती हैं, यानी कि मेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फीमेल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी हम जो है ना मेल प्रॉब्लम या जो काज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मेल काज में जो सबसे पहले आ जाता है कि स्पर्म की प्रोडक्शन या फंक्शन में जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो उसके जो स्पर्म काउंट होते हैं या तो वो कम होते हैं या वो सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं। उनमें जो मेन वजूहात आ जाती हैं, उनमें इन्फेक्शन भी आ जाता है जिसमें क्लेमिडिया, गोनोरिया, मम्स, HIV आ सकता है। उसके अलावा जो है ना वेरिकोसील हो सकता है। उसके टेस्टिकल में जो वेन्स होती हैं वो इनलार्ज होने की वजह से वहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो सकती। उसके अलावा जो है ना वो सिगरेट स्मोकर हो या फिर वो किसी रेडिएशन या केमिकल फैक्ट्री में काम करता हो, तो उसकी वजह से भी स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और मोटिलिटी ना होने के बराबर होती है। या फिर जो है ना अल्कोहलिक और जो जेनेटिक फैक्टर वो डिपेंड करता है कि बाज़ औक़ात हमारे माशरे में ये भी देखा जाता है कि कज़न मैरिज के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है। तो कज़न मैरिज में भी ये प्रॉब्लम होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा बांझपन होता है। और मेरी क्लिनिक पे हर तीसरा या चौथा शख्स जो है ना इसी प्रॉब्लम के साथ आता है। तो इसके अलावा जो हम बात करने वाले हैं वो है फीमेल इश्यूज़ की काजेज़ के बारे में। जो फीमेल काजेज़ है ना उसके बारे में ये है कि जब ओव्यूलेशन जो है ना उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं, यानी कि औरत की जो ओवरी होती है जहाँ से अंडे या एग्स निकलते हैं वहाँ वो सही से प्रॉपर से मैच्योर नहीं होते। तो उसमें जो सबसे मेन जो बड़ी वजह है वो है PCOS। उसके बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि PCOS है क्या और इसकी वजह से क्यों इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो रही है। इनफर्टिलिटी की फीमेल काजेज में एक और सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जिन औरतों में ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया हम उसको कहते हैं। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है और उसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा बन रहा है तो उनमें भी इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा हैपो या हाइपरथायराइडिज्म जो है ना, जो हमारे गले के जो गदूद होते हैं जिसको हम आम लफ्ज़ों में गले कहते हैं या गदूद कहते हैं, तो उनका जो है ना वो बढ़ जाना या फिर कम हो जाना, उसकी वजह से ये होता है कि फीमेल्स में ना ज़्यादा पीरियड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर बहुत ही कम आते हैं या फिर नहीं ना होने के बराबर होते हैं। तो उसकी वजह से भी ये इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो है ना अगर किसी ट्यूबर डिफेक्ट हो जाता है फीमेल के, या यूट्रस में कोई डिफेक्ट हो जाता है, या एंडोमेट्रियोसिस या फिर कैंसर है कोई भी, तो उस सूरत में भी जो है इनफर्टिलिटी के फीमेल के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो रिस्क फैक्टर में वो चीज़ें जो जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जो इसको बढ़ावा देती हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाती है एज। वो कहते हैं ना कि एज डजंट मैटर, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो फीमेल जो जिनकी एज 35 से ज़्यादा है तो उनमें जो है ना एग्स की प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और वो मेल जिनकी एज 40 से ज़्यादा है और उनमें स्पर्म की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। तो एज मैटर करती है भाई। उसके अलावा हम बात करते हैं स्मोकिंग की, कि स्मोकिंग में जो है ना सबसे ज़्यादा स्पर्म की जो है ना प्रोडक्शन कम होती है और उनमें मोटिलिटी नहीं होती। उसके अलावा अल्कोहल है, उसके अलावा मोटापा या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ये इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि किन चीज़ों से एहतियात करके आप इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं, तो उनमें जो है ना वो आपकी सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये है कि अगर आप अल्कोहलिक हैं तो आपको अल्कोहल छोड़नी होगी, इसी तरह अगर आप स्मोकर हैं तो आपको सिगरेट छोड़नी होगी,
और अगर आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रेडिएशन का या केमिकल का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो आप उनसे बच के भी अपनी इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा जब हम डायग्नोज की बात करते हैं तो डायग्नोज में हम सबसे पहले मेल को देखा जाता है। तो मेल में हम सबसे पहले उसका सीमन का एनालिसिस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले मेल को यही कहा जाता है कि वो एक हफ्ते या मोर देन 10 डेज़ का एक ब्रेक लेके अपने पार्टनर से वो इजैकुलेट करके स्पर्म को एक कंटेनर के अंदर लेके आता है और लेबॉर्ट्री में उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो उसमें हम ऐसे सीमन के एनालिसिस करते हैं कि उसमें मोटिलिटी, प्रोडक्शन ये और बहुत सी जो दूसरी चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। इसी तरह हम उनका ब्लड टेस्ट भी करते हैं। ब्लड टेस्ट में उनका जो हार्मोनल चेंजेस हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कितना ज़्यादा है। इसी तरह फीमेल है और फीमेल में भी हम ऐसी अल्ट्रासाउंड से हम देखते हैं कि कोई ऐसी फाइब्रॉइड्स वगैरह या पीसीओएस का तो प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा हम उनमें जो है ना ब्लड टेस्ट से भी हम उनके हार्मोन्स का लेवल चेक करते हैं। तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो मेल में भी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन वगैरह मिल जाते हैं जिससे उनकी स्पर्म की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर ऐसी मेडिकेशन हैं जिनकी वजह से मल्टीविटामिन हम यूज़ कराते हैं ताकि स्पर्म की जो मोटिलिटी है या प्रोडक्शन वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो। और इसी तरह सेम फीमेल्स के लिए है। तो फीमेल्स के लिए भी ऐसे इंजेक्शन पाए जाते हैं जो उनके हार्मोन को इंक्रीज़ करते हैं और साथ में उनके जो है एग्स को रिलीज़ करते हैं। अगर उनको कोई और डिजीज़ हैं तो उससे एसोसिएटेड मेडिकेशन की जाती है ताकि उससे बचा जा सके। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।